गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी। चैप्टर चल रहा है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरी अकाउंटिंग के एस्पेक्ट से, सिर्फ आपके 11th क्लास के एस्पेक्ट से नहीं, 12th क्लास के एस्पेक्ट से नहीं, पूरी अकाउंटिंग के एस्पेक्ट से। मीन्स जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में अकाउंटिंग पढ़ोगे तो जो डिफरेंट चैप्टर्स आएंगे उसमें से जो डिफ़िकल्ट वाले चैप्टर्स होंगे ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो नॉलेज आपको काम में आएगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाली होगी। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में क्या होता है कि यार जनरली ट्रायल बैलेंस तक तो हम पहुंच जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर में, लेजर के बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस से हम P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं। P&L में हम क्या करते हैं, एक साइड इनकम एक साइड एक्सपेंस, पता पड़ जाता है प्रॉफिट क्या है, उस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर लेते हैं। बैलेंस शीट में एक साइड लायबिलिटी एक साइड एसेट, दोनों चीज़ें टैली हो जाती है। सबको पता है, समझ में आ रहा है। अब एडजस्टमेंट क्या है ये हम समझ चुके हैं कि सर वो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस जो अगर रिकॉर्ड हो जाते तो ट्रायल बैलेंस में आ जाते, अब वो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वापस से पूरी साइकिल चलाएं। इसलिए जब उन ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते तो रिकॉर्डिंग के टाइम हमने पढ़ा था एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, तो वो दो इफेक्ट हमें अब डायरेक्टली कहाँ देने हैं, बैलेंस शीट में देने हैं। तो अलग अलग तरीके के एडजस्टमेंट आएंगे, किसी भी एडजस्टमेंट का रट्टा नहीं लगाना, हर एडजस्टमेंट को लॉजिकली समझेंगे और खुद पता लगाएंगे कि कहाँ प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, कहाँ पे जाके शो होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन समझाने के लिए, समरी बनाने के लिए मैंने सारे एडजस्टमेंट की टेबल बना दी, अभी तक जो पढ़ा वो, और भी एडजस्टमेंट्स आने बाकी है। मीन्स अगर आप मुझसे इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट अभी पूछ लो आप कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा, तो मैं डायरेक्टली आपके पूछते ही दो इफेक्ट बता ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनका रट्टा लगा ही नहीं रखा, मैंने इनको मगन नहीं कर रखा कि आप पूछो और मैं जवाब दे दूँ। मुझे पहले दिमाग में थोड़ा एनालाइज करना ही पड़ेगा कि आपने जो चीज़ पूछी है असल में वो है क्या, और वो एनालिसिस करने के बाद ही मैं जवाब दे पाऊंगा। तो उन एनालिसिस को मैंने यहाँ लिख दिया कि सबसे पहले अगर आप बात करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो हम क्या सोचेंगे, सर ऐसा खर्चा जो हो तो चुका है पर अभी पे करना बाकी, तो क्या बोलते हैं, ड्यू बट नॉट पेड। मैं कहता हूँ ड्यू हो गया है मतलब इस साल को बिलोंग करता है, इस साल को बिलोंग करता है, इस साल के P&L में आना चाहिए, तो वो अमाउंट खर्चे में तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और ये आउटस्टैंडिंग का जो नेचर है वो क्या है, लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस, सर आउटस्टैंडिंग का रिवर्स, पेड बट नॉट ड्यू, ड्यू नहीं हुआ है, इस साल का नहीं है, इस साल के P&L में नहीं आना चाहिए, तो खर्चे में से तो क्या हो जाएगा, माइनस, पर हमने एडवांस में पे कर रखा है, बेनिफिट बाद में मिलेगा, तो क्या है मेरे लिए ये असेट, तो असेट साइड पे क्या हो जाएगा, ये शो, ठीक है। और इसका नेचर क्या है, असेट। अगला अक्रूड इनकम, यार ये तो आप पहले भी पढ़ चुके थे, ये इन दो चीजों का कॉम्बो तो आप पहले भी पढ़ चुके थे, तो प्रॉब्लम नहीं थी। अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम जर्नल एंट्री में पढ़ाया नहीं जाता, तो ये दो वर्ड आपके लिए नए निकले, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया है तो सर वही उन दोनों का क्या, अपोजिट। जो बात हम आउटस्टैंडिंग में एक्सपेंस की करते हैं ना, अक्रूड में वही बात हम किसके लिए करते हैं, इनकम की। मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था कि मुझे इसको किसी बात की फीस देनी है, मैंने पे नहीं किया, तो मेरे लिए खर्चा है, तो क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग, और इसको पैसे रिसीव नहीं हुए, इसके लिए इनकम है, तो क्या कहलाएगा, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो मैं कमा तो चुका हूं, मेरा पार्ट तो पूरा कर चुका हूं, पर मुझे पैसे नहीं मिले, मतलब ड्यू तो हो गई है, तो क्या बोलेंगे, ड्यू बट नॉट रिसीव। सो ड्यू नहीं हो गई है, इस साल को बिलोंग करती है, तो इस साल के इनकम में क्या हो जाएगी, ऐड। इसका नेचर क्या है, इनकम में ऐड, और सर अब क्योंकि बाद में मिलेगा ना, बेनिफिट बाद में मिलेगा, तो क्या है मेरे लिए, असेट, तो असेट साइड में क्या हो जाएगा, ये शो। अब नेक्स्ट, अनअर्न्ड इनकम, वही प्रीपेड एक्सपेंस का अपोजिट। प्रीपेड एक्सपेंस का अपोजिट, ऐसी इनकम जो सदा रिसीव तो हो गई, अनअर्न्ड, नाम से ही समझो, अन नहीं सर, अर्न नहीं कमाया, तो ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं है पर पैसे मिल गए। मतलब आप लोग मुझे 12th क्लास की फीस भी आज ही दे गए, इसी साल दे गए, तो पर मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी है, तो उन पैसों को मैंने अभी कमाया थोड़ी है, वो तो मेरे पास अमानत है, कल को आप नहीं पढ़ते हो तो लौटानी पड़ेगी, तो मेरे ऊपर क्या आ गई, वो लायबिलिटी। तो इसको कहेंगे रिसीव बट नॉट ड्यू, क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी।
सर कमाया नहीं है, इस साल की इनकम नहीं है, तो इनकम पे से तो क्या हो जाएगी माइनस, और कहाँ शो होगा ये लाइबिलिटी साइड में शो हो जाएगा। ठीक है, 4 चीज पढ़ ली ना, तो एक राज की बात बताओ, आप इन सब का नेचर समझ लो, नेचर समझते ही काम हो जाएगा। जैसे ही आप नेचर समझ लोगे ना, तो एक बात तो फिक्स हो जाएगी कि जो इसका नेचर होता है ये वहीं जाके क्या होता है शो, जो इसका नेचर है ना वहां ये प्लस माइनस नहीं होगा। अगर नेचर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में प्लस माइनस नहीं होगा, लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा ये शो हो जाएगा। नेचर असेट है तो असेट में जाके शो हो जाएगा, असेट असेट साइड शो, लाइबिलिटी साइड शो। बाकी के 3 भी बता दूं, एक्सपेंस है एक्सपेंस साइड शो, इनकम है इनकम साइड शो, एक्सपेंस है एक्सपेंस साइड शो। अगर आप नेचर समझ लेते हो तो 2 इफेक्ट में से एक तो आ ही गया कि जो नेचर है उस साइड जाके ये सिंपल क्या हो जाएगा शो, और फिर अपोजिट साइड में क्या करना पड़ेगा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर ये क्या होता है? सर बिजनेस पे करता है किसको? बिजनेसमैन को। क्या आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे। पेड बाय बिजनेस टू ओनर, हमारे लिए क्या है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस साइड में तो शो हो जाएगा, और हमें उनको देना है तो उनकी कैपिटल में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपोजिट क्या चलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जस्ट अपोजिट। पेड बाय बिजनेस टू ओनर, पेड बाय ओनर टू बिजनेस, है ना अपोजिट, बिजनेस टू ओनर, ओनर टू बिजनेस। सर ये हमारे लिए क्या है एक्सपेंस, ये आपके लिए क्या है इनकम। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस साइड में शो, इनकम है तो इनकम साइड में शो। सर ये एक्सपेंस है, हमें उनको देना है कैपिटल में प्लस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें उससे लेना है तो कैपिटल में से माइनस। क्लियर? लास्ट कौन सा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसको इस साल यूज किया है, उसका बेनिफिट हमें इस साल मिला है, जिसका बेनिफिट इस साल मिले वो क्या है हमारे लिए एक्सपेंस। तो सर इसका नेचर क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस साइड में क्या हो जाएगा ये शो, और सर असेट की वैल्यू रिड्यूस करनी है तो असेट में से क्या हो जाएगा माइनस। ये तो वो चीज़ जो हमने आज तक पढ़ी। इसमें एक चीज़ मैंने नहीं लिखी जो पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया, आपने अपनी मम्मी को भी बताया, क्या कि क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से सिया? एक तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में रट्टा हो जाना चाहिए था, ट्रेडिंग में बैलेंस शीट में। ठीक है, आज अपनी मम्मी से जाके पूछना है। मम्मी ज़्यादा पूछते हैं ना मन में, पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। मम्मी आपको मैंने 3-4 दिन पहले बताया था ना, याद है आपको? आपको तो याद रहता नहीं, हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, है ना? उल्टा ही पीछे पड़ जाना मम्मी। ठीक है, बताया था नहीं बताया था तुम लोगों? किस किसने नहीं बताया था? खड़े हो जाओ। सबने बताया था, मम्मी कसम तुम्हारी। जिस दिन से नहीं बताया मम्मी कसम, आगे खड़ा हो जाओ जल्दी। दक्ष खड़ा हो जल्दी, नहीं बताया तुमने? फिर तुमने बताया था, सबने बताया था। बेटा एक काम करो, सब के सब मोबाइल निकालो, अभी मम्मी को फोन करो और बताओ। क्यों? मैं नहीं जानता, आई डोंट केयर। फोर वाला थोड़ा सा समझा दो। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो अभी तक अपन ने अर्न नहीं करी। मीन्स पैसा तो मिल गया है पर मैंने मेरा काम नहीं किया। काम नहीं किया तो मतलब कमाया नहीं है ना, पर पैसा आ गया, तो ये अमानत के तौर पे मुझे अगर काम नहीं किया तो लौटाना पड़ सकता है, तो मेरे ऊपर क्या है ये लाइबिलिटी। इस इनकम को बोलते हैं रिसीव बट नॉट ड्यू। अब रिसीव हो गया है, काम नहीं किया, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में तो क्या हो जाएगा शो हो जाएगा। और सर ये मेरी इनकम नहीं, तो मेरी इनकम में से क्या हो जाएगी ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी तक ये जो सारे एडजस्टमेंट थे ये तो सिंगल लल्लू पंजू, बहुत सिंपल। ये मान लो ये कितना है 7 है ना, तो इन 7 में से 3 तो हर क्वेश्चन में आएंगे। 3 तो मतलब 101% 3 तो आएंगे 4 भी आ सकते,
और 5 टोटल एडजस्टमेंट होंगे, ठीक है। अब वो जो एक आएगा ना इक्का दुक्का, वो कोई सा भी हो सकता है। उसमें से एक जो आज पढ़ने वाले हैं अपन, जिसका नाम है बैड डेट, इसको मैंने लास्ट वाली क्लास में बोला था कि अब जो एडजस्टमेंट आ रहा है उसका नाम है स्टार परिवार। याद आया? बताया था ना स्टार परिवार क्यों? क्योंकि ये अकेला नहीं आता, पूरा परिवार लेके आता है, धीरे 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 बढ़ते जाता है। ओ अभी तो ये भी है, ओ अभी तो ये भी है, अभी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 पढ़ते। इसका नाम है बैड डेट। बैड डेट क्या होता है? बैड डेट तो पढ़ रखा है आपने। बैड डेट क्या होता है? जो पैसा हमारा डूब गया। जब भी बैड डेट की बात आए ना तो आप यूँ बोला करो बैड डेटर्स। क्या बोलते हैं कि सर हमारे डेटर्स 2 तरीके के होते हैं, गुड डेटर्स और बैड डेटर्स। बैड डेटर्स जो हमें पैसे नहीं देते, हमारा पैसा डूब जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? बैड डेट। एक बात बताओ, बैड डेट का नेचर क्या है? असेट, लायबिलिटी, इनकम के एक्सपेंस। एक्सपेंस एक तरीके से लॉस। बैड डेट नुकसान है ना आपका, क्या है ये? लॉस। तो पहले तो अपन इफेक्ट समझ लेते हैं कि अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर आया तो क्या करेंगे सर? ट्रायल बैलेंस के अंदर तो जितनी भी चीज़ें आती है एक ही जगह शो करते हैं, तो कहाँ शो करेंगे उसको? एक्सपेंस साइड। क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस साइड में शो करेंगे। अगर सर ट्रायल बैलेंस के बाहर आया तो क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस के बाहर आया तो क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस के बाहर है मतलब सोचो और बोलो। ट्रायल बैलेंस के बाहर है मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ। वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस के बाहर है मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब पैसा डूब गया, तुमने अभी तक एंट्री पास नहीं करी। एंट्री पास नहीं करी तो इसका मतलब क्या हुआ? पैसा कहाँ डूबता है? कौन सा पैसा होता है? ये डेटर्स का। तो आपका पैसा तो डूब गया है, पर आपने ये बात अभी तक एक्नॉलेज नहीं करी, मानी नहीं। तो आपने अपने डेटर्स को क्या नहीं किया? कम नहीं किया। तो मुझे कम करना पड़ेगा ना। आज मैं यूँ समझो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये पढ़ते हैं यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में है डेटर्स कितने का? 2,10,000 और नीचे लिखा हुआ है बैड डेट 10,000। तो क्या मतलब हुआ इसका कि सर ये वो बैड डेट है जिसकी एंट्री पास नहीं हुई। एंट्री पास नहीं हुई तो मतलब मेरे जो डेटर्स 2,10,000 के दिख रहे हैं, हर्षित, रितेश, या देखिए मेरे जो डेटर्स 2,10,000 के दिख रहे हैं, एक्चुअली में 2,10,000 के नहीं, उन 10,000 के डेटर्स तो क्या हो चुके हैं? डूब चुके हैं। तो असल में मुझे जो पैसा मिलेगा कितना मिलेगा? 2 लाख रुपीज़ मिलेगा ना। तो इसका मतलब मुझे डेटर्स में से क्या माइनस करना है? 10,000 रुपीज़ माइनस करना है। और डेटर्स कितने से शो हो जाएंगे आउटर कॉलम में? 2 लाख से। और वो जो मैंने डेटर्स में से माइनस किया, सर ये मेरे लिए क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो P&L में एक्सपेंस वाली साइड में शो हो जाएगा कि बैड डेट कितना हुआ? 10,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ये छोटी सी बात समझ में आई। अब इसको है ना अपन पूरी झांकी जमा के देखते हैं 1 बाय 1। बेटा पॉज कर दे दो, पॉज ही करना, खत्म मत कर देना। देखो स्टार परिवार नाम है बैड डेट। बैड डेट को मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, 1 बाय 1 लेवल अप करते जाएंगे। सबसे पहले ये रहा ट्रायल बैलेंस और ये मेरे फॉर्मेट ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है डेटर्स, क्या है मेरे लिए? असेट। तो बैलेंस शीट में मैं असेट साइड पे शो कर दूंगा डेटर्स 2,10,000। ठीक है, लिख भी देता हूँ हाथों हाथ, डेटर्स 2,10,000। फिर सर मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है बैड डेट, तो ये बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब इसकी एंट्री पास हो चुकी है। और बैड डेट की एंट्री क्या पास होती है? मैं पूरा शुरू से समझाता हूँ। बैड डेट की एंट्री क्या पास होती है कि अगर मैंने किसी डेटर को माल सेल करा 50,000 रुपये का, तो एंट्री होगी डेटर या उसका नाम जो भी है XYZ, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 50, ठीक है। फिर उसने मुझे 30,000 रुपये दे दिए, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर 30। फिर खबर आई कि इससे जो 20,000 रुपये लेने थे ये तो डूब गया, अब पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर आप एंट्री क्या करोगे? सर बैड डेट मेरे लिए नुकसान है, खर्चा है, खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। तो एंट्री करेंगे अपन बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, समझे कि नहीं? 2020। ये एंट्री समझ में आई क्या? ये एंट्री बेस है, ये समझ में आएगा तो आगे सब कुछ समझ में आएगा, यही समझ में नहीं आई तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये एंट्री समझ में आई कैसे हुई?
कि डेटर अकाउंट बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, गरिमा समझ में आई? पक्का? बेड डेट मेरे लिए खर्चा है, इंक्रीज हो गया तो डेबिट, और पैसा डूब गया सर, मेरे असेट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। अब मैं कह रहा हूं कि ये दोनों बातें ना अलग अलग टाइम पीरियड पे हुई। किसी एक दिन 30,000 रुपए आए, फिर जो 20,000 रुपए देते बाद में खबर आई कि पैसा डूब गया। अगर मान लो ये दोनों इंसिडेंट सेम डे होते तो क्या होते कि सर वो जो आपको जिससे 50,000 रुपए लेने थे ना, उससे 60 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिसीव, कि 60% पैसा मिल गया, तो 50,000 का 60% मतलब 30,000 रुपये मिल गया, और 20,000 रुपये आपका डूब गया। तो आप एंट्री क्या करते कि जो पैसा आया तो डेबिट एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 30,000, और जो डूब गया सर वो खर्चा है, नुकसान है, बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 टू डेटर अकाउंट डेबिट कितना? 50 से 50। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, मुझे इस एंट्री पे सब फोकस करना कि सर जब मैं बैड डेट को रिकॉर्ड करता हूं तो बैड डेट को रिकॉर्ड करके मैं मेरे डेटर की वैल्यू क्या कर देता हूं? कम कर देता हूं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तभी तो बैड डेट माना कि सर वैसे तो डेटर था, मेरा असेट था, नहीं सर अब पैसे नहीं मिलेंगे, चल फिर असेट को कम कर, और ये तेरा क्या हो गया? नुकसान हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर एंट्री पास हो चुकी है तो बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तभी तो अंदर। और अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर है मतलब वो ऑलरेडी डेटर में से क्या हो चुका है? माइनस हो चुका है। क्लियर? मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? भाई तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा। चलो आगे बढ़ो, वापस ये लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, सो मत जाना सुनते सुनते मारू। इट मीन कि आपके डेटर तो वैसे 2,30,000 रुपए थे, आपने 20,000 का डेटर रिकॉर्ड कर लिया, डेटर कितने के रह गए? 2,10,000 के। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इसको शो कैसे करेंगे? सर डेटर तो जाएगा डेटर की जगह पे असेट पे, और बैड डेट जाएगा बैड डेट की जगह पे। क्या है? नुकसान है सर। तो कहाँ लिखेंगे उसको अपन? P&L में। टू बैड डेट कितना? 20,000 सिंपल। सिंपल है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब 1 बाय 1 ऐड करते हैं। ये तो क्या हुआ सर? असेट है तो असेट साइड, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस साइड, आम जिंदगी बिल्कुल। और वो पबजी खेला हुआ आप लोगों ने? पबजी में आता है सबसे पहले नूब्स, मेरे जैसा। नूब्स के बाद क्या होता है? प्रो। तो थोड़ा प्रो पे चलते हैं। प्रो वाले में क्या होगा कि एक बैड डेट यहाँ भी होगा और एक बैड डेट यहाँ भी होगा, उसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट। क्या बोलते हैं बेटा? फर्दर बैड डेट। ये नाम अपने आप में बताता है फर्दर कि और बैड डेट हो गया। कितने का फर्दर बैड डेट? 10,000। और अब ये फर्दर बैड डेट क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर है, मतलब इसकी एंट्री पास नहीं हुई, इसकी एंट्री पास नहीं हुई मतलब ये डेटर में से माइनस नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सर पहले तो इसको डेटर में से माइनस करना पड़ेगा। और आपका नुकसान जो ट्रायल बैलेंस के अंदर कितने का दिख रहा था? 20। अब वो नुकसान 20 का हो गया कि 30 का हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई पहले तो अपन इसको क्या करेंगे? यहाँ माइनस करेंगे। यहाँ माइनस करने के लिए पहले तो इस 2,10,000 को लाओ इनर कॉलम में, 2,10,000, और इसमें से माइनस करो FBD, फर्दर बैड डेट कितना? 10,000। कितना बचा? अब आउटर कॉलम में डेटर जाएंगे मेरा 2 लाख। क्लियर? और मेरा जो बेड डेट है सर, मेरा बेड डेट भी अब 20 का थोड़ी रहा, उसमें भी तो तब्दीली आएगी। क्या आएगी कि सर अब वो बेड डेट मेरा हो गया टोटल बेड डेट हो गया 20,000, और उसमें अब मैं प्लस करूँगा फर्दर बेड डेट 10,000, टोटल कितना हो गया? 30,000। कहानी सबको समझ में आ रही? कहानी सबको समझ में आ रही? हाँ तो क्या सा आ रही है? तेरे को समझ में अच्छे से? सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ भाई, डेटर पूरे हाँ तो नहीं होएगा ना, फिर पूरे पैसे देगा तो कहेगा बेड डेट होगा। अच्छा सुनो, अब देखो, अब सबसे पहले क्या है? नोट्स, फिर क्या आया? प्रो, फिर क्या आया? अल्ट्रा प्रो कि लेजेंड?
अल्ट्रा प्रो तो मोबाइल में आता है, इधर भी आता है नहीं आता, आता है शायद, अल्ट्रा प्रो भी आता है, नहीं आता। फिर क्या आएगा, लेजेंड। लेजेंड में क्या होगा कि भाई वो ये कह रहा है कि बेटा ये 20,000 रुपये तो कौन है, वो जो डूब चुके। ये फर्दर बेड डेट कौन है, वो जो अभी अभी डूबे, अभी अभी खबर आई, खबर आ गई मतलब डूब गए, है ना। देखो एक बात बता, तू कह रहा है कि सर 20,000 तो ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, मतलब 230 के मेरे डेटर थे, 210 तो दिख ही रहे, 210 में से भी 10 और गए, तो मेरे डेटर कितने हैं, 2 लाख के। एक बात बता, ये क्लोजिंग डेट 31 मार्च पे तेरे पास 2 लाख के डेटर है। डेटर कौन होता है, जिनको मैंने माल बेचा, अब मुझे उनसे पैसे लेने हैं। तो समझना, मैंने उनको साल भर में माल बेचा, जिनसे पैसे आने थे साल भर में आ गए। ये तो वो लोग हैं जो घसीटते घसीटते कहाँ तक आ गए, अंत तक आ गए। हो सकता है कुछ को तो मैंने अभी अभी सेल किया हो, और हो सकता है कुछ तो मुझे साल भर से रुला रहे हो। अब इनमें से भी खबर आ गई कि इतने डूब चुके थे, इतने और डूब गए, अब आप कह रहे हो 2 लाख बाकी है, जिनसे आप पैसे मांगने कब जाओगे, अगले साल। क्या गारंटी है ये 2 लाख रुपए पूरे दे देंगे आपको, है क्या कोई गारंटी? देने होते तो इसी साल में दे देते ना। ये तो घसीट रहे हैं, आज निकल देंगे, अभी रुको, अभी पैसा नहीं आया, अभी आने वाला है, देंगे देंगे, जाने कब आएगा कब देंगे, ठीक है, देंगे कि पे नहीं देंगे। तो पहले तो एक बात बताओ, क्या गारंटी है पूरे पैसे आ जाएंगे? कि नहीं सर गारंटी तो नहीं है। फिर हर साल पूरे पैसे आ जाते हैं क्या? नहीं सर, आज तक तो कभी नहीं हुआ। तो फिर हर साल पैसा डूबता है कि नहीं डूबता? क्या डूबता है? और वही वाला पैसा डूबता है ना जो अंत में बाकी रह जाता है, उससे आप अगले साल पैसे मांगने जाते हो, तो कुछ तो डूबता है कि नहीं डूबता है? हाँ सर, हर साल डूबता है। तो फिर कितना डूबता है? कि तकरीबन 5% डूबता है। तो फिर 5% तो ये भी डूबेगा। और मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, समझना। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने सेल बुक करी इस साल में, इनकम बुक करी इस साल में, तो इस इनकम से रिलेटेड जितने भी खर्चे वो भी इसी साल में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? अब आपने इस साल इनकम बुक करी, तो साल के अंत में रह गए कुछ डेटर्स, ठीक है। अब इन डेटर्स से आप अगले महीने अगले साल पैसे मांगने जाओगे। आप कह रहे हो कि अंदाजन 5% तो डूबेगा, 2 लाख का 5% मतलब 10,000 रुपए डूबेगा। तो कब डूबेगा? अगले साल। खर्चा कब होगा? अगले साल। पर ये खर्चा कौन सी इनकम से जुड़ा हुआ है? जो इस साल रिकॉर्ड करिए। तो भैया अगर इस साल रिकॉर्ड करिए तो खर्चा कभी भी होने वाला हो, इस इनकम से जुड़ा हुआ है, तो खर्चा भी कब रिकॉर्ड होना चाहिए? इसी साल। तो हम क्या करेंगे, इस खर्चे को, क्योंकि हुआ तो नहीं, पैसे डूबे तो नहीं है, तो हम तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। और जिस चीज के लिए आप अंदाजा लगा दो, उसका चैप्टर पढ़ा है अपन ने, क्या बोलते हैं उसको? प्रोविजन। क्या बोलते हैं? प्रोविजन। तो भाई साहब अंदाजा लगा लो आज ही कि ये जब पैसे मांगने जाओगे तो कितने पैसे डूबेंगे। जितना अंदाजा लगा लो उतने का प्रोविजन आज ही बना लो, उतने का प्रोविजन आज ही बना लो, मतलब उतने पैसे आज ही निकाल के क्या रख लो? साइड में रख लो, और बता दो कि ये नुकसान और होगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो अब हम क्या कहने जा रहे हैं, समझे। ये यूं कहेगा, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना परसेंट? 5%। तो सर ये प्रोविजन किसके लिए बनाऊं? वही जिनसे पैसे लेने हैं। सर 2,10,000 के ऊपर बनाऊं कि 2 लाख के ऊपर बनाऊं? 2,10,000 के ऊपर बनाऊं कि 2 लाख के ऊपर बनाऊं? 2 लाख के ऊपर। 2,10 में से 10 की तो खबर आएगी डूब गए हो, तो अब कितने आएंगे? 2 लाख। तो प्रोविजन कितने बनेगा? 2 लाख पे। तो हम यहाँ है ना, पहले तो हमारे एसेट की दशा सुधारेंगे। हम जहाँ जिसको चीख चीख के 2 लाख का एसेट कह रहे थे, अब वो 2 लाख का थोड़ी है। आप खुद जानते हो कि इसमें से 5% लोग, मतलब 2 लाख का 5% कितना हुआ? 10,000। इसमें से भी 10,000 आपका डूबेगा ही डूबेगा। तो आपको पैसे कितने मिलेंगे? 1,90,000। तो सही ट्रू एंड फेयर पोजीशन बताओ ना। आप यहाँ पे 2 लाख बता दोगे और अंदर मन में आप तो जानते हो कि नहीं 10,000 तो हमारे डूबेंगे, समझेंगे नहीं? तो आप यही बता दो कि सर ये 2 लाख दिख तो रहे, लेकिन इसके अगेंस्ट में हम क्या बना रहे हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट, PBD। ऊपर फर्दर बैड डेट, FBD। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट, PBD। कितना? 5%। कितना होगा? 10,000। अब ये हुआ 2,10,000। कितना हुआ? 2। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब हो गया मेरा। कितना आएगा? 1,90,000। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? और अब खर्चे की क्या दशा होगी? सर खर्चे की क्या दशा होगी? हम तो डूबते ही जा रहे हैं धीरे धीरे, कि 20,000 तो साल भर के बीच में ही डूब के चले थे।
जिसकी हम एंट्री पास कर चुके थे। 10,000 अभी अभी खबर है कि और डूब गए, तो 20 + 10 30 तो हम मान ही चुके थे कि हमारा नुकसान हो गया। और फिर अब आप कह रहे हो कि प्रोविजन भी बना लो 10,000 का, क्योंकि ये भी अगले साल डूबेंगे, तो हमारा टोटल नुकसान तो 40,000 का हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? 20 डूब गए, 10 अभी अभी डूबे, 10 और डूबेंगे। तो भाई अब हमें 10,000 रुपये का क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। तो ऐड करेंगे PBD 10,000, ठीक है। कितना बचेगा? 40,000। खर्चा कितना हो गया? 40,000, ठीक है। अब इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। अभी दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली पे ही तरीका बता दूंगा कि जनरली ये चैप्टर में दिवाली के बाद पढ़ा था। तो समझ लो दिवाली गई, दिवाली गई तो दिवाली में एक चीज सबके साथ होती है। क्या सबसे अच्छी बात क्या है दिवाली में? सोचो सोचो, सबसे अच्छी बात क्या है दिवाली में? बोलो ना यार, बोल ओम। दिवाली में सबसे अच्छा क्या लगता है तेरे को? खर्ची मिलती है दिवाली की, और खर्ची के साथ और क्या मिलता है? छुट्टी मिलती है कोचिंग की, मिठाई और कपड़े। सबसे बढ़िया कपड़े, सबसे ज्यादा खुशी बच्चों में जिसकी होती है वो है कपड़ों। चलो आप लोग तो अमीर बाप की औलाद, हर महीने लेते हो, आपकी नहीं है। मेरे जैसे गरीब पिछड़े वर्ग के लोग जिनको सिर्फ दिवाली पे ही एक बार कपड़े मिलते हैं, उनको दिवाली की सबसे ज्यादा खुशी होती है कि दिवाली आई है, नए कपड़े आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब दिवाली गई, मान लो तुम्हारा किसी का नवंबर दिसंबर में किसी का वो है क्या बर्थडे, कब है बेटा? 25 दिसंबर, और क्रिसमस के दिन जीसस क्राइस्ट, देखो सूली पे चढ़ा देंगे हम। 24 दिसंबर अब गई, क्या हुआ समझ लो। अब ये बेचारे गरीब लोग, इनकी अभी अभी दिवाली गई और दिवाली पे इनके पापा ने इनको कपड़े दिला दिए, ठीक है। अब बर्थडे पे वापस से इनको कपड़े चाहिए, तो कैसे? इनको खुद को डर लग रहा है, अब मैं कैसे मांगू पापा से कपड़ों के पैसे, क्योंकि पापा ने तो अभी दिवाली पे इतना मोटा खर्चा किया है, सब घर पे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ले आए, मम्मी के जेवर ले आए, हमारे कपड़े ले आए, रंग रोगन करा दिया, फटाके भी इस बार तो खूब दिला दिया। तो दिवाली पे मतलब अब मैं कपड़े मांग लूँ तो पापा बचे हुए रॉकेट में मुझे को बांध के उड़ा देंगे, तो फिर क्या करें? अब समझो, आप लोगों को जब भी पापा से कोई चीज़ चाहिए होती है और आपको लगता है कि पापा तो नहीं मानेंगे, हमारे तापे में तो नहीं आएंगे, तो आप पहले किसको मनाते हो? है ना, हम पहले किसको मनाते हैं? मम्मी। तो मैं भी ऐसे ही करता था, मैं मम्मी के आगे पीछे घूमता रहता दिन भर, मम्मी ये, मम्मी 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 मम्मी, और इतना अपन घूमने लग जाते मम्मी के पीछे। मम्मी अरे हाँ कह दूंगी तेरे पापा से दिला देंगे तेरे को। होता ही नहीं होता ऐसा, होता है ना। अब एक बार मम्मी ने कह दिया तो फिर तो हमारे बाप की भी ताकत नहीं मना कर दे, है ना। एक बार मम्मी ने कह दिया तो वाकई में पापा की ताकत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि मम्मी की बात नकार दे। हमारे बाप बनते उनके सामने बिग बिल्ली। तो अब क्या हुआ सुनना, कि ये तो वो खर्चा दिवाली के कपड़ों का जो हो चुका, और ये वो 10,000 जो हमारे बर्थडे के लिए हमें अभी अभी चाहिए, है ना, अभी अभी चाहिए। और हमारी बात किससे हो चुकी है? मम्मी से। और P&L मतलब हमारे पापा। P&L कौन है? पैसा किससे लेंगे अपन? पापा से। तो हम पापा से क्या कहेंगे? पापा 20,000 तो डूब चुके, है ना, और 10,000 अभी अभी डूबे, मम्मी से बात हो चुकी है, गया तो अब कुछ कर नहीं सकते तुम, तुम्हारे बाप के औकात नहीं है कुछ कर ले। तो 10,000 और डूब गए, तो पापा कितने रुपए चाहिए? 30,000। अब मेरा घर कैसा था कि ये हमारा छोटा सा फ्लैट है, यहाँ पे मेरी दादी का कमरा, ये मेरे मम्मी पापा का, ये मेरा वाला रूम, ये छोटा सा किचन, ये हॉल, यहाँ पे पासे वैसे जो भी हो, ठीक है। तो अब मैं मेरे कमरे से, ये मम्मी का कमरा, ये किचन, तो मैं पूरे घर में आगे पीछे मम्मी के पीछे दौड़ रहा हूँ, दादी देख रही है। अब मेरी दादी थोड़ी बेड रिडन थी, मतलब बेड पे ही रहती थी, तो उनका बेड हमने यहीं गेट के पास ही लगा रखा था, ताकि उनको घर में सब कुछ होता हुआ दिखे, हमारी नज़रों के सामने रहे, उनको चहल पहल दिखती रहे। तो वो देख रही है मेरे को बेड पे लेटी ये बेचारा परेशान हो रहा है, मम्मी को सता रहा है। और दादियों के लिए सबसे ज़्यादा अजीज होते हैं उनके पोते, उनके लिए तो मतलब मैं मम्मी से पैसे मांगूँ, मम्मी के पास नहीं है, मना कर दिया, दादी के पास मुँह पे फेंक के मारे माँ के,
कि ले दे मेरे पोते को। हाँ, तो अब दादी ने देख लिया और मेरे को बुलाया, यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ बोलो ना कि देख मैं 2 दिन से देख रही हूँ तो मम्मी के आगे पीछे हो रहा है, तेरे को तेरे बर्थडे पे कपड़े चाहिए। अब एक बात बता, तेरी मम्मी ने 10,000 के लिए तो हाँ कह दी कि बर्थडे पे तो कपड़े आ जाएंगे। अब एक बात बता, अब थोड़े टाइम बाद बुआ की बेटी की शादी भी तो आ रही है, फिर उसमें पुराने कपड़े पहनाए क्या दिवाली वाले कि नहीं? तो फिर आज बकरा हलाल हो रहा है, फिर अब आप ढंग से हलाल कर ले। एक बार में पैसे मांग ले, बार बार थोड़ी। तो उनसे बोल कि देखो पापा, देखो 20 तो वो जो डूब चुके हैं जिसके तो कपड़े आपने दिलाई दिए, 1 मिनट में छोड़, 10 वो जो अभी अभी डूबे, मम्मी से बात होगी नहीं, आपका बाप पलट सकता नहीं है, ठीक है। और वो जो 2-3 महीने बाद बुआ की बेटी की शादी है, उसमें भी तो चाहिए कि ये कौन से ठीक लोग हैं, ये भी तो पैसे नहीं देंगे, ये भी तो पैसा आगे चल के डूबेगा, तो मुझे उसका भी पैसा चाहिए। तो पापा कह रहे हैं यार जब पैसा डूबेगा तब ले लेना। कि नहीं पापा, मैचिंग कंसेप्ट, गले में तो आज ही डाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकम आज की है तो खर्चा भी आज ही होगा। तो आप तो मुझे आज ही पैसे दो, 20 वो दो जो डूब गए, 10 वो दो जो अभी अभी डूबे, 30 हो गए, और 10 वो दो जो डूबने वाले हैं। तो पापा ने कहा जो डूबने वाले हैं उसका क्या करेगा? पापा एक गल्ला बनाऊंगा, उसमें डालूंगा, ताकि जब पैसे असल में डूबे तो आपके ऊपर लोड ना आए, मेरे पास सेविंग हो। जब वो बुआ की लड़की की शादी आए तब आप पे लोड ना आए, क्योंकि आपको तो मामा मौसाला सब कुछ करना है उस टाइम पे, पूरी पेरावनी पाठ पेरावनी करनी है, आपको बहुत खर्चा होगा। मैं छोटा आदमी आपको दिखूंगा नहीं उस टाइम पे, तो मेरे लिए आज ही दे दो, मैंने गल्ला बना के रख लूँगा। क्या होता है ये मामा मौसाला पाठ पेरावनी, ये सोच रही अपन को क्या लेना चाहिए, अपन को तो गल्ले में पैसे रखने, फ्यूचर की तैयारी आज से ही करके रखनी है। तो पापा 20 भी दो, 10 भी दो, 30, और फ्यूचर की तैयारी के लिए आज 10,000 और, तो टोटल कितने दो? 40। समझ में आया? और डेटर्स भाई 20 तो पहले ही डूब चुके थे, 2 30 का 10 तो तुम खुद ही लेके आए थे, 10 और अभी अभी डूबे, कितने हो गए? 2 लाख। और ये 10 वो हैं जो आगे चल के डूबेंगे, ये हमारा अंदाजा कहता है। तो हमने आज ही माइनस कर दिया, हमें तो पैसे कितने मिलेंगे? 1,90,000। अब ये पूरा कामकाज कौन देख रहा था? दादाजी। वो देख रहे थे कि इसकी दादी भी पट्टी पड़ा रही है, इसकी मम्मी के भी आगे पीछे घूम रहा है, और दादाजी थोड़े अड़ियल किस्म के, खड़ूस टाइप, पर लगाओ तो उनका भी है दिल से नारियल टाइप, ऊपर से खड़ूस अंदर से नर्म। तो उन्होंने मेरे को एक बात और कही आके बुला के, वो बात मैं कल बताऊंगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू।